नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले सद्भावना रैली शुरू की थी लेकिन रैली में एक भी मुसलमान का नाम नहीं। ये कैसी सद्भावना रैली, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला। बोले जब खुद के लिए स्पेशल जेल बनाई गई गुजरात में तब बीजेपी चुपचाप बैठी रही, लेकिन अब सत्येंद्र जैन के ऊपर सवाल उठा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बच्ची से वोट मंगवा रहा है नरेंद्र मोदी, बच्ची का सहारा ले रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी को हटाने को लेकर जमकर भिड़े संजय रावत। बोले फिलहाल वो बोले राज्यपाल नहीं बल्कि वो एक बीजेपी प्रचारक है। जी हाँ, बताएंगे क्या कुछ बोला संजय रावत ने। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पर, महिलाओं की सेफ्टी में भी पूरी तरीके से फेल। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर चाचा शिवपाल का बड़ा बयान। बोले फिलहाल हम वफादार हैं, कभी निराश नहीं करेंगे। जी इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का दोस्तों विवादित बयान। बोले फिलहाल रेपिस्टों के माँ बाप को भी मिले सजा, जिसके बाद हंगामा हो गया है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे, एकनाथ शिंदे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। बोले भगत सिंह कोश्यारी को हटाओ, कहीं और भेजो इस राज्यपाल को। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तुषार गांधी का बड़ा दावा। बोले फिलहाल गांधी जी की हत्या करने के लिए, जी हां आपको बता दें, जो गोडसे था उसको बंदूक किसी और ने नहीं बल्कि सावरकर ने दी थी। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया ओवैसी ने। आपको बता दें ओवैसी ने सद्भावना रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कहती है हम पूरे भारत को साथ लेकर चलेंगे। और ये सद्भावना रैली दोस्तों क्यों चालू की गई थी ये आपको भी पता है, भारत जोड़ो यात्रा का सुनकर। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, सद्भावना रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक ऐसी सद्भावना रैली जिसमें से मुसलमानों के नाम ही लिस्ट से गायब है। ओवैसी ने कहा कि ये एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि फिलहाल मुस्लिमों का साथ हमें नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है टोपी वालों को हम साथ नहीं लेंगे। ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा कहती है कि सद्भावना रैली से प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, लेकिन सद्भावना रैली में एक भी मुसलमान का लिस्ट में नाम ही नहीं। ये कैसी सद्भावना रैली थी? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिखाती कुछ है और करती कुछ है। ओवैसी ने कहा कि क्या बीजेपी हमें ये बताने का कष्ट करेगी कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हमें सबका साथ सबका विकास करना है, दूसरी तरफ एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा नहीं करते। ये लोग टिकट देने से पहले ही कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए टोपी वालों का साथ। और आपको याद हो दोस्तों कि बीजेपी ने एक एक कर सारे मुस्लिम नेताओं को छुट्टी पर भेज दिया है। जी हाँ, और बीजेपी ने उनको उनकी जगह से ही खाली करवा दिया है। आपको पता हो दोस्तों, मुख्तार नकवी थे, बचे थे बीजेपी में, लेकिन उनसे भी उनका पद छीन लिया गया। और यही कारण दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से पुराने चेहरों को हटाती जाती है और नए को जगह देती जाती है। और एक एक कर उन तमाम मुस्लिम फेस को हटा दिया गया है अपनी पार्टी से जो लोग बीजेपी में शामिल थे। तो ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की बात में दम तो है कि भाई एक तरफ तो आप सद्भावना रैली की बात करते हो, दूसरी तरफ आपकी लिस्ट में से मुस्लिमों के नाम ही गायब हो गए। और उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों इस वक्त के हालात की, तो आप ये देखकर जज करते हो, सजा ये देखकर देते हो कि भैया देखो ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, पत्थर इसने ही मारा होगा। आप समझिए, ऐसे जो है आजकल इन चीजों पर वो होता है। और इसीलिए कहते हैं, मोदी जी तो कहते ही थे कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं कौन क्या है। तो भाई मोदी जी पहचानिए अब कौन से कपड़ों में आपका वफादार है, कौन से कपड़ों में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले मैं भगवान में विश्वास रखता हूं लेकिन मैं नफरत में विश्वास नहीं रखता। आपको बता दें राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, आपको बताते चले राहुल गांधी ने गुजरात में गरजते हुए कहा कि फिलहाल मैं भगवान पर विश्वास करता हूं लेकिन मैं हिंसा
और हिंसा और नफरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि सबका अपना अपना धर्म होता है, सब अपने तरीके से उस धर्म को मानते हैं, हमें किसी के भी धर्म पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें, राहुल ने कहा कि आज देश में नफरत फैलाई जाती है, हर धर्म को लेकर देश में नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना विश्वास है, लेकिन सरकार जानबूझकर लोगों में नफरत फैलाने का काम करती है। आपको बता दें, राहुल ने कहा कि फिलहाल देश की स्थिति बिगड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कभी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आज हमारे देश की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि देश में युवाओं की संख्या जो बेरोजगार है उनकी बढ़ती ही चली जा रही है, और इन सब से जीतने के लिए हमें सबसे पहले देश में प्यार फैलाना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कुछ भी कर सकती है, इसको ना किसी के, आप समझिए दोस्तों, ना दर्द की चिंता है और ना ही किसी के प्यार की। यही कारण है जो दोस्तों हमेशा भारतीय जनता पार्टी विवादों में घिरी भी रहती है। और ये हमने भी आपको पहले कहा है कि बीजेपी को दोस्तों समझ में ही नहीं आता उसको करना क्या है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि देश में प्यार मोहब्बत फैलाएंगे, दूसरी तरफ देश में नफरत फैला देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश को जोड़ने की एक मुहिम है। राहुल ने कहा कि इस यात्रा को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो कितनी ही बड़ी ताकत हो। राहुल ने कहा कि ये सफर हमने जो यहाँ पर कन्याकुमारी से शुरू किया था, अब कश्मीर पे जाकर ही ये सफर रुकेगा। आपको बता दें, जल्दी ही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में इंटर कर जाएगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको याद हो 2023 के अंत तक मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। और ऐसे में दोस्तों चुनावी बिगुल अगर राहुल ने बजा दिया तो सिर्फ 2024 का लोगों को इंतजार रह जाएगा। सब जानते हैं दोस्तों 2024 की राजनीति के लिए लोग काफी एक्टिव हैं। ऐसे में 2024 तक भाजपा का अंत होना बहुत जरूरी भी है, और ये इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो देश को अच्छे से चला सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर भड़के संजय रावत, बोले मैं नहीं मानता कोश्यारी को राज्यपाल, वो है बीजेपी प्रचारक, करते हैं बीजेपी का प्रचार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आपको ये तो पता ही होगा कि हर राज्य में बीजेपी ही जो है नियुक्त करती है राज्यपाल, इसीलिए चाहे वो राजस्थान का राज्यपाल हो, कर्नाटक का राज्यपाल हो, ममता बनर्जी के यहाँ का पश्चिम बंगाल का राज्यपाल हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, हर जगह बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और जिसके पास पूरे देश की सत्ता होती है, जो देश का पीएम होता है, वही तय करती है केंद्र सरकार कि कहाँ कौन सा राज्यपाल जाएगा। अब दोस्तों राज्यपाल हर जगह के ऐसे ही, आप देखिए राजस्थान का राज्यपाल ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का प्रवक्ता हो, बल्कि राज्यपाल ना हो, क्योंकि वो कभी भी अशोक गहलोत के खिलाफ बोलने लगते हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के दोस्तों धनखड़ थे, वो ममता बनर्जी को आए दिन घेरते थे और बीजेपी का प्रचार करते थे। पूरी समझिए आप लोग, पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तार तार कर दिया करते थे। ये कह सकते हैं कि हर एक चीज को तार तार कर देते थे वो। खास करके दोस्तों मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं आप अच्छे समझ रहे हैं कि आप जो सत्ता में सरकार है आप उसके राज्यपाल हो, लेकिन आप नमक किसका अदा कर रहे हो, बीजेपी का। और अब ऐसा ही दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी ने, दरअसल आपको बताता चलूं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे दोस्तों, उनकी तुलना जो है वो उनसे कर दी नितिन गडकरी से, जिसके बाद वो लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक राज्यपाल है, वो हमेशा प्रचारक की तरह बात करते हैं और बीजेपी ने उनको अपने प्रचार के लिए रखा है। उनको तत्काल में महाराष्ट्र से हटाया जाए और किसी और राज्यपाल को नियुक्त किया जाए। मामला यहीं पर नहीं रुका दोस्तों, मामला तो अब और भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कोई और भी है जो कि भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की बात कर रहा है। जी हाँ, फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, ये बोले यूपी बना अपराधियों का अड्डा, उत्तर प्रदेश हुआ कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा फेल। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मैनपुरी के चुनावी प्रचार में लगे अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बढ़ावा दे रही है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि एनसीबीआर की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं दोस्तों असुरक्षित हैं। आए दिन महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर दुष्कर्म कर दिया जाता है
और आप समझते हैं कि कितने ज्यादा केस वहां पर बढ़ गए। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था उससे बिल्कुल भी नहीं संभल रही, खास करके महिलाएं। और अखिलेश ने कहा कि फिलहाल कहीं पर बेटी की जो लाश है वो सूटकेस में बंद मिलती है, तो कहीं पर नदी में पड़ी हुई मिलती है, तो कहीं पर तो दोस्तों जला ही दिया जाता है। इन चीजों को लेकर अखिलेश ने जमकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में, जबकि सच्चाई ये दोस्तों कि एनसीबीआर का आंकड़ा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फेल है महिलाओं की सुरक्षा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर आए दिन हैवानियत देखने को मिलती है, और ये हैवानियत दोस्तों बार बार देखने को मिलती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जमकर अखिलेश ने भड़ास निकाली। अखिलेश ने यह भी कहा कि फिलहाल चुनावी प्रचार से ऊपर हैं ये सब चीजें, यही उत्तर प्रदेश के मेन मुद्दे हैं, और इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को शर्मसार किया है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में बगावती रुख शुरू होना भी स्टार्ट हो गया है। कई लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का विवादित बयान। बोले फिलहाल रेपिस्टों के माँ बाप को भी दो सजा, इनके माता पिता की वजह से बनते हैं वो ऐसे। अब आप समझिए दोस्तों, अगर कोई रेपिस्ट निकल गया तो उसमें माँ बाप की क्या गलती है, ऐसा ही एक बयान। और दोस्तों के भी कौन रहा है, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा। इसका एक किस्सा आपको याद दिलाता हूं। आपको याद हो दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में अधिकारियों को अपने बल्ले से कूट कूट कर भगाया था। दरअसल ये लोग दोस्तों कुछ लोगों के घर खाली कराने आए थे। सरकार द्वारा इनको नोटिस दिया गया था कि इन लोगों के घर खाली कराए जाएं, तोड़े जाएं। जिसके बाद अधिकारी वहां पर एसडीएम साहब पहुंचे थे, लेकिन विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने दोस्तों एसडीएम को बेट से पीटा था, और वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके ऊपर केस भी चल रहा था इंदौर में। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने न सिर्फ एसडीएम को पीटा था, बल्कि इसके साथ इसके दोस्त भी थे, जो कि बल्ले उठा उठाकर उन सारे तमाम अधिकारियों को पीट रहे थे जो सरकारी अधिकारी हैं। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि एक इंसान समझिए नेतागिरी, या फिर यूं कहते कि एक ऐसे परिवार से आता है दोस्तों जहां पर फुल पावर है, और वो इंसान सरेआम एसडीएम और उसकी पूरी टीम को बल्ले से दौड़ा दौड़ा कर कूट रहा है। ऐसा वैसा भी नहीं, एसडीएम उसे रोके जा रहा है, लेकिन ये एसडीएम को बल्ले से दौड़ाया जा रहा है। इससे दोस्तों ये साबित हो जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटा का दिमाग जो है वो पाउली कम है। इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बंदा कह रहा है कि मेरे हाथ में जिस दिन आया तो मैं तो ऐसा कानून बनाऊंगा कि बेटा अगर रेपिस्ट है तो माँ बाप को भी सजा मिले। वाह भैया, इसका एक अलग ही कानून देखने को हमें मिल रहा है कैलाश विजयवर्गीय के लड़के का। और आप ये जानते हैं दोस्तों कि महाशय का वीडियो जो खुद का सोशल मीडिया पर वायरल है, तो उस वीडियो के बारे में ये क्या कहेंगे? क्या इनके भी माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने बल्ले से कुटाई कर दी थी उन सरकारी अधिकारियों की जो इन महाशय के पास गए थे? और आप समझिए ऐसी वैसी धुलाई नहीं की गई थी, जमकर पीटा गया था बल्लों से। जो बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं उसी बल्ले से इन भाई साहब ने उन्हें गेंद समझकर धो डाला। इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने उन सरकारी अधिकारियों के ऊपर हाथ उठाया। अभी तक अगर कोई दोस्त हो बाहरी राजनीतिक बेट से होता, कोई अगर राजनीति से नहीं होता तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन ये खुलेआम घूम रहा है। इससे साबित होता है कि हमारे देश में दोस्तों दो तरीके का कानून है। पहला तो उन राजनीतिक लोग के लिए जो मंत्री संतरी के बेटे होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। अगर आप इंसान हो और अगर आप आम जनता ने ये कर दिया तो अब तक आप जेल में सड़ा होते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों महात्मा गांधी के परपोत तुषार गांधी का बड़ा बयान। बोले फिलहाल वीर सावरकर ने दी थी गोडसे को गांधी जी को मारने के लिए बंदूक। दरअसल दोस्तों अब नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें राहुल गांधी ने जब से सावरकर की मिट्टी खोदने शुरू की है, तब से दोस्तों सावरकर का मुद्दा अब गर्म होता चला जा रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए थे, माफी मांगी थी और कहा था कि मैं हमेशा आपके पास ही रहना चाहता हूं, मतलब जेल में मैं आपके साथ हूं। उन्होंने ऐसा कहा था, माफी मांग ली थी, और बाकी जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया था। लेकिन इनको जो है राहुल गांधी ने एक तरीके से क्या बता दिया दोस्तों, कायर, कि इन्होंने डर के मारे हार मान ली थी और कहा था कि मैं तो आपके साथ हूं।
उसके बाद दोस्तों अब ये मामला बढ़ गया है। अब आपको बता दें महात्मा गांधी के परपोत तुषार गांधी ने भी बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया है। आपको बता दें तुषार गांधी ने कहा कि फिलहाल जो वीर सावरकर था उसने ही गोडसे को बंदूक दी थी, उसने ही हथियार का इंतजाम करवाया था गांधी जी को मारने के लिए। आपको पता हो दोस्तों जब इस देश के दो टुकड़े हुए, यानी कि जब पाकिस्तान और इंडिया जब दो हिस्सों में बढ़ गया, उस दौरान दोस्तों जिन्ना और वीर सावरकर ही थे जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया था। देश को तोड़ने का इल्जाम जो है दोस्तों वीर सावरकर और जिन्ना पर ही लगता है, क्योंकि ये दोनों ही मुख्य आरोपी थे उस वक्त जिन्होंने देश का विभाजन कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि बीजेपी के ऊपर जमकर हमला भी बोला है तुषार गांधी ने। तुषार गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल सावरकर का जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको शर्माना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है तुषार गांधी ने साफ कहा कि ये बात बिल्कुल सच है जो राहुल गांधी ने कही। और तुषार ने यह भी कहा है कि फिलहाल ये बात कोई झुठला नहीं सकता कि वीर सावरकर ने ही जो है यहाँ पर गांधी जी को मारने के लिए हथियार का इंतजाम करवाया था, और उसके बाद उसने गोडसे को वो हथियार दिया था, जिसके बाद गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी दोस्तों गोलियां मारकर, क्योंकि गोडसे जो था दोस्तों वो कायर था। जाहिर सी बात है गांधी जी के गोलियां मारते वक्त ये साफ पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए स्पेशल जेल बनवाई गई थी गुजरात में। दरअसल दोस्तों अब जब मुर्दे उखड़े हैं तो गले मुर्दे भी उखड़ेंगे। आपको याद हो दोस्तों 2001 का वो मामला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने गुजरात में दंगे फैलाए, और उसके बाद दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। उस दौरान दोस्तों जब गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगे थे कि इन्होंने ही ये सब कुछ किया है और इन्होंने ही दंगे भी कराए थे, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जेल गए थे, ये आपको याद ही होगा। लेकिन दोस्तों गुजरात में उनके लिए स्पेशल जेल बनवाई गई थी और स्पेशल जेल में गृह मंत्री अमित शाह को रखा गया था। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। दरअसल बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन का उस वीडियो का मुद्दा उठा रही है जिसमें सत्येंद्र जैन अपने पैर दबाते हुए नजर आ रहा है, और दबा रहे हैं दोस्तों आराम से। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि ये तो उनकी डॉक्टर ने उनको थेरेपी बताई है जो कि उनको कंप्लीट करना है थेरेपी। आपको बता दें इस थेरेपी के दौरान उनको अपने हाथ पैरों की मालिश करवाना थी, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि जिससे वो मालिश करवा रहा है वो एक रेपिस्ट है। अब देखिए दोस्तों वो कोई भी हो, जेल के बंदे से करा रहा है या किसी से भी करा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले बीजेपी जवाब दे कि जो देश में आज तक नहीं हुआ और ना कभी होगा, गृह मंत्री अमित शाह के लिए स्पेशल जेल गुजरात में क्यों बनाई गई थी, इस बात का जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी से। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी के पास अब कोई भी सवाल का जवाब है या फिर बीजेपी किसी सवाल का जवाब दे पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सवाल जो पूछा गया ये हर किसी के माइंड में आएगा, हर किसी के जहन में आएगा दोस्तों। और ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूं कि इस बात में 16 आने सच्चाई है कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए स्पेशल जेल बनवाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे शिवपाल। बोले फिलहाल हम पूरी तरीके से कांग्रेस का विरोध, बीजेपी का विरोध करते हैं और बीजेपी के खिलाफ है। आपको बता दें चाचा शिवपाल ने कहा कि कभी भी हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, हम वफादार हैं। जी अखिलेश यादव के लिए चाचा शिवपाल ने बड़ी बात बोल दी है। शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, अखिलेश लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है और वो नफरत में सबसे आगे है। इसी के साथ साथ शिवपाल ने यह भी कह दिया कि हम अखिलेश के साथ हमेशा वफादार रहे हैं, रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों इस बात को लेकर तो हमेशा ही घमासान मचा रहता है फिलहाल हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी का सबसे पहला हथियार ही दोस्तों बीजेपी धर्म है, क्योंकि वो धर्म को यूज करती है बीजेपी, और चुनावी मुद्दों में तो बहुत ही ज्यादा। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमारी बात सही है गलत, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे आगे भी इस तरीके की वीडियो मिलते